नहीं, शक्ति सिंह के पीछे मोहित ने हल्के से कहा। उसने शुरू से अंत तक सौरव की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर में सिर्फ काव्या में कुछ क्षमता थी। मोहित के लिए किसी व्यक्ति की ताकत दूसरी बात है, वह व्यक्ति के संभावना को ज्यादा महत्व देता है। सौरव के पास सिर्फ पहली ग्रेड की पृथ्वी स्तर की आध्यात्मिक नस है, जो तलवार पूछने वाली अकादमी में सबसे नीचे है। इसके अलावा उसकी साधना की नींव ठोस नहीं है, इसलिए अकादमी में प्रवेश कर पाना भी एक समस्या है। जहां तक काव्या का सवाल है, उसकी पृथ्वी ग्रेड 3 आध्यात्मिक नस वाकई काफी अच्छी थी, लेकिन उसकी साधना भी ठोस नहीं थी। इसके अलावा मोहित को हमेशा लगता था कि काव्या की आभा अस्थिर है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आध्यात्मिक नस में नस ऊर्जा अशुद्ध है। तुलना में वह युवा तलवारबाज के बारे में ज्यादा आशावादी था। उसके पास मजबूत शरीर है, बहुत ठोस नींव है और तलवारबाजी का प्रतिभा है। वह निश्चित रूप से साम्राज्य में भविष्य में एक शीर्ष मास्टर बनने की संभावना रखता है। क्या ऐसा नहीं है? दूसरे एल्डर ने निराश होकर कहा, जबकि पास में सौरव उलझन में था। उसे पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। मोहित की आंखों में उदासीनता को देखकर काव्या ने भौहें चढ़ाईं। डार्क स्टार सिटी की गर्वित बेटी के रूप में उसे हमेशा तारे की तरह व्यवहार किया जाता था और किसी ने भी कभी उसे इस तरह नीचा नहीं दिखाया था। मैं सिर्फ तलवार पूछने वाली अकादमी का शिष्य हूं, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे थोड़ा समय दो और मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुमसे आगे निकल जाऊंगी, काव्या ने सोचा। इस पल मुख्य सीट पर बैठे सिंधिया परिवार के मुखिया योगराज के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। कई मेंटर्स को काव्या और सौरव के बारे में चर्चा करते सुनकर वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। अगर 3 साल पहले देव की दुर्घटना नहीं हुई होती तो वह अब कितना गौरवशाली होता। काव्या और सौरव शायद सिर्फ उसके सहायक होते। अफसोस, यह सब किस्मत है। योगराज ने मन में आह भरी, जैसे कि वह एक पल में बहुत बूढ़ा हो गया हो। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है और उसकी स्थिति को ग्रेट एल्डर किसी भी समय उलट सकता है। योगराज ने सोचा कि देव को परिवार से बाहर जाने देना सबसे सही चुनाव था और उसे कोई पछतावा नहीं है। मुझे नहीं पता कि देव अब कहाँ है और क्या वह अच्छा खा रहा है और गर्म कपड़े पहन रहा है। योगराज ने सोचा कि जब तक देव सुरक्षित है, वह शांत महसूस करेगा। इस पल अचानक हॉल के बाहर से एक जोरदार आवाज आई, गॉडफादर, मैं वापस आ गया। आवाज सुनकर हॉल में सभी ने बाहर की तरफ देखा। एक काले कपड़े पहने सुंदर युवक शांतिपूर्वक अंदर चला आया। वह स्वाभाविक रूप से लिंदान था। देव को देखते ही योगराज का चेहरा अचानक बदल गया। यह कैसे हो सकता है? क्या देव डार्क स्टार सिटी नहीं छोड़ गया था? वह वापस क्यों आया? क्या उसे खतरे का पता नहीं है? कई विचार मन में आए और अंत में एक असहाय आह में बदल गए। ओह, ये मूर्ख! योगराज ने धीरे से आह भरी और बड़बड़ाया। उसे पता था कि देव वापस क्यों आया है। गॉडफादर! देव योगराज के पास गया, घुटनों के बल बैठा और जोर से सिर झुकाया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। देव ने सिर उठाया और योगराज की तरफ देखा। माफ करना गॉडफादर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कायर की तरह भागना नहीं चाहता। आपने मुझे कई सालों तक पाला और मेरे लिए बहुत बोझ उठाए। अब से मैं सब कुछ उठाने में आपकी मदद करूंगा। देव के चेहरे पर दृढ़ता थी, अटूट संकल्प के साथ। उसने रहने और योगराज के साथ इस कठिन समय से गुजरने का फैसला किया था। अगर मरना है तो साथ मरेंगे। वह अकेला जीने से बेहतर साथ मरना पसंद करेगा। देव! योगराज ने जल्दी से देव को उठाया और अपनी आंखें पोंछीं। इस पल उसकी नजर में देव अब वह बच्चा नहीं था जिसकी देखभाल की जरूरत थी। वह एक असली आदमी बन गया था जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। योगराज बहुत खुश था, लेकिन मन जटिल भी था। उसने देव की तरफ देखा और पूछा, देव, क्या तुम वाकई रहने का फैसला कर चुके हो? गॉडफादर, मैं आपके साथ जीवन और मृत्यु साझा करूंगा। देव की आंखों में दृढ़ता थी, जैसे दुनिया में कुछ भी उसके संकल्प को हिला नहीं सकता। ठीक है, तो गॉडफादर आपके साथ जीवन और मृत्यु साझा करेगा, योगराज ने आंसुओं भरी आंखों से कहा और फिर मन में आह भरी। भाई, माफ करना, मैंने शायद तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मुझे माफ करना मेरी अक्षमता के लिए। माफ करना, मैं अंडरवर्ल्ड में तुमसे माफी मांगूंगा। इस आंसू भरे दृश्य को देखकर
शक्ति सिंह और मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। मोहित बोलने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी चिल्लाहट ने माहौल तोड़ दिया। देव, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि परिवार मेहमानों का स्वागत कर रहा है? क्या यही योगराज ने तुम्हें शिष्टाचार सिखाया? एल्डर ने ठंडे से कहा। ग्रेट एल्डर की चिल्लाहट ने मोहित को स्तब्ध कर दिया और उसके पीछे शक्ति सिंह ने भी भौहें चढ़ाईं। कोई भी स्पष्ट नजर वाला देख सकता था कि देव और ग्रेट एल्डर और बाकियों के बीच कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा आदमी, मेरा गोद लिया पिता अभी भी परिवार का मुखिया है, लेकिन तुम अब उसे नाम से पुकार रहे हो। लगता है तुम वाकई लंबे समय से विद्रोह करना चाहते हो। देव ने मुड़कर एल्डर की तरफ ठंडी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी कोई गरिमा नहीं। आओ, उसे घसीट कर ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे? योगराज ने मेज थपथपाई और खड़े होकर चिल्लाया। जगजीत, देव मेरा गोद लिया बेटा है। अगर तुम उसे छूने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें परिवार से निकाल दूंगा। ग्रेट एल्डर का चेहरा थोड़ा बदल गया। आंखों में ठंडी चमक आई। उसने मुट्ठियां कसीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर योगराज अभी भी परिवार का मुखिया था और वह सिर्फ एक एल्डर। परिवार की असली ताकत अभी योगराज के हाथ में थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। ग्रेट एल्डर ने मन में ठंडी हंसी ली। योगराज, तुम बूढ़े आदमी, तुम ज्यादा दिनों तक घमंड नहीं करोगे। कल के बाद मैं सिंधिया परिवार का मुखिया बनूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों बुरी तरह मरोगे। ग्रेट एल्डर, यह युवक कौन है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रिवर अकादमी के मेंटर जोरावर ने पूछा। श्री जोरावर, इस आदमी का नाम देव है। वह पैट्रियार्क का गोद लिया बेटा है और उसने कभी सुपर लेवल आध्यात्मिक नस का पता लगाया था। ग्रेड 1 आध्यात्मिक नस। यह सुनकर सभी ने सांस रोकी। ग्रेड 1 आध्यात्मिक नस पूरे स्टार साम्राज्य में दुर्लभ हैं। जिनके पास ग्रेड 1 आध्यात्मिक नस होती है वे सभी स्केल किंगडम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। सभी की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाओं को देखकर ग्रेट एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 3 साल पहले उसकी आध्यात्मिक नस कमजोर होने लगी और उसकी साधना का स्तर गिर गया। अब उसकी साधना का स्तर सिर्फ आत्मा एकत्रण क्षेत्र की दूसरी स्तर है। तो तुम सिर्फ एक गिरा हुआ हारने वाला हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एल्डर्स के प्रति इतने असम्मानजनक हो, विश्वकर्मा ने ठंडे से कहा। स्पष्ट रूप से देव का अच्छा प्रभाव नहीं था। यह सुनकर अन्य मेंटर्स की आंखों में चौंकना धीरे धीरे गायब हो गया और उनके चेहरे पर तिरस्कार की झलक आई। इस उम्र में वह सिर्फ आत्मा एकत्रण क्षेत्र की दूसरी स्तर पर है, जो वाकई बेकार है। हालांकि इस पल शक्ति सिंह की आंखों में एक अजीब चमक चमकी। देव के मजबूत शरीर के बारे में सोचकर उसे लगा कि ऐसा नहीं है। दूसरे एल्डर ने अतिरंजित किया, यह देव ने हाल ही में हमारे परिवार के एक सदस्य को गंभीर रूप से घायल किया। वह बेहद घमंडी है और उसका चरित्र वाकई बहुत अच्छा नहीं है। सौभाग्य से सिस्टर काव्या ने सब कुछ पहले ही देख लिया और उसे छोड़ दिया। तो वह लड़का जो काव्या के साथ घूमता था वह यही था, विश्वकर्मा ने धीरे से कहा, फिर ठंडे से हंसा। ऐसा हारने वाला वह काव्या के लायक कैसे हो सकता है? मेंढक भी हंस का मांस खाना चाहता है। तुमने क्या कहा? अचानक योगराज ने मेज थपथपाई और खड़े होकर विश्वकर्मा की तरफ गुस्से से उंगली दिखाई। उसका चेहरा लाल हो गया। हॉल में मृत सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि योगराज 4 प्रमुख अकादमियों के मेंटर्स पर गुस्सा करने की हिम्मत करेगा। तुम जानते हो, हालांकि सिंधिया परिवार डार्क स्टार सिटी का नंबर 1 परिवार है। पूरे साम्राज्य में यह समुद्र में एक बूंद है। 4 प्रमुख अकादमियों जैसे दैत्याओं के सामने वे चींटियों जैसे हैं। हां, 4 प्रमुख कॉलेजों में से कोई भी मेंटर एक शब्द से सिंधिया परिवार जैसे परिवार को दुनिया से गायब कर सकता है। योगराज की कार्रवाई लापरवाह और मूर्खतापूर्ण थी, परिणामों की परवाह किए बिना, जो कई लोगों ने सोचा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी। योगराज को लंबे समय से पता था कि नामांकन मीटिंग खत्म होते ही विश्वकर्मा कार्रवाई करेगा ताकि ग्रेट एल्डर को उसकी मुखिया की स्थिति छीनने में मदद मिले।
दोनों पक्ष पहले से ही दोनों के मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सार्वजनिक रूप से योगराज द्वारा फटकार लगाए जाने पर विश्वकर्मा तुरंत क्रोधित हो गया। योगराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी रूढ़ होने की? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ऐसा बेकार व्यक्ति सिखाया। फिर कहो। योगराज ने गुस्से से चिल्लाया और आगे बढ़कर हमला करने वाला था, लेकिन देव ने समय पर रोक दिया। फोस्टर फादर, आवेग में मत आना। देव ने योगराज के कान में फुसफुसाया। तुम्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम ग्रेट एल्डर के जाल में फंस जाओगे। वह बेताब है कि तुम पहले कार्रवाई करो ताकि उसे विद्रोह का कारण मिले। तुम्हें सहना होगा। यह सुनकर योगराज ने भौहें चढ़ाईं, जानते हुए कि देव सही है। अगर वह कार्रवाई करता तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। यह सोचकर योगराज ने मुट्ठियां कसीं, मन में गुस्से को दबाया और वापस बैठ गया। विश्वकर्मा, हालांकि इसे जाने देने वाला नहीं था, उसने ठंडे से कहा, योगराज, क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? आओ, अगर कर सको तो मुझे लड़ो। विश्वकर्मा द्वारा उकसाए जाने पर योगराज तुरंत क्रोधित हो गया और खड़ा होने वाला था जब एक आवाज आई। यह शक्ति सिंह था, जिसने मुश्किल से एक शब्द बोला था। विश्वकर्मा, रॉयल अकादमी के शिक्षक के रूप में तुम्हें एक छेवत परिवार के मास्टर से क्यों मुश्किल करनी है? अगर यह बाहर फैल गया तो यह तुम्हारी रॉयल अकादमी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, शक्ति सिंह ने हल्के से कहा। विश्वकर्मा ने आंखें संकरी कीं। शक्ति सिंह, तुम उन्हें जानते भी नहीं लगते, फिर तुम उनके लिए क्यों बोल रहे? मैं बस नहीं चाहता कि तुम मुसीबत पैदा करो। आखिर नामांकन मीटिंग कल है। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जो चाहो करो। हालांकि तुम्हारी रॉयल अकादमी अभी विवाद के केंद्र में है। अकादमी ने तुम्हें चेतावनी दी होगी कि बाहर मुसीबत मत पैदा करो। अगर तुम जिद्दी होना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम्हें परिणाम पता होने चाहिए, शक्ति सिंह ने शांतिपूर्वक कहा। यह सुनकर विश्वकर्मा एक पल को हिचकिचाया, जानते हुए कि शक्ति सिंह ने जो कहा सही है। रॉयल अकादमी रॉयल फैमिली से संबद्ध है। इन सालों में इंपीरियल फैमिली भ्रष्ट है और भारी टैक्स लगाए हैं, जिससे लोग गरीबी में जी रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं, जिससे रॉयल फैमिली और यहां तक कि रॉयल अकादमी की सार्वजनिक प्रतिष्ठा बदतर होती जा रही है। इस कारण रॉयल अकादमी ने अपने स्टाफ को विशेष रूप से बाहर मुसीबत न पैदा करने और कम प्रोफाइल बनाए रखने का निर्देश दिया था, ताकि रॉयल अकादमी की सार्वजनिक नकारात्मक छवि गहराई न हो। जो कोई नियम तोड़ेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि विश्वकर्मा रॉयल अकादमी का शिक्षक है, वह अकादमी के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। अकादमी की सजा मजाक नहीं है। यह सोचकर विश्वकर्मा ने भौहें चढ़ाईं और योगराज की तरफ ठंडे से देखा। मैं तुम्हें एक और दिन जीने दूंगा। माहौल अब आगे चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं था और सभी एक के बाद एक हॉल छोड़ गए। देव हॉल छोड़कर काव्या के पास से गुजरा बिना उसे देखे। देव के दिल में जिस पल काव्या ने उसे धोखा दिया, उनके बीच सभी संबंध टूट गए। अब देव को उसके लिए कोई भावना नहीं है, सिर्फ नफरत। उपेक्षित महसूस करके, और वह भी एक बेकार से, काव्या ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे से हंसी। देव, लगता है तुम भी कल नामांकन मीटिंग में भाग लोगे। दुर्भाग्य से तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगे। मैं सलाह देती हूं कि तुम अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। इस जीवन में तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहोगे। देव आगे चलता रहा जैसे कुछ सुना ही नहीं और हॉल छोड़ दिया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? काव्या ने दांत पीसे। वह मूल रूप से देव को मारना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इससे उसे लगा जैसे वह भारी मुक्का कपास पर मार रही हो, और वह बहुत चिढ़ गई। काव्या, इस तरह के कचरे से मत परेशान हो। तुम नामांकन मीटिंग में सबसे चमकीली सितारा बनने वाली हो। इस तरह का कचरा हमारे स्तर का नहीं है। वह जल्द ही खुद और हमारे बीच के अंतर को महसूस कर लेगा। सौरव ने ठंडे से हंसा। हम? क्या तुम सोचते हो कि तुम और मैं एक ही स्तर पर हो? काव्या ने ठंडे से हंसकर चली गई, सौरव को गंभीर चेहरा छोड़कर। आंगन में मास्टर शक्ति सिंह और उसका शिष्य एक दूसरे के सामने बैठे थे। मास्टर,
वे देव को बेकार कैसे सोच सकते हैं? मेरी नजर में वे जिस काव्या की इतनी तारीफ कर रहे हैं वह बस इतनी ही अच्छी है। उसकी प्रतिभा देव से बहुत कम है। शक्ति सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? देव अपनी ताकत छिपा रहा है। मुझे लगता है वह कल नामांकन मीटिंग में धमाका करना चाहता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह शायद सिंधिया परिवार के आंतरिक संघर्ष से संबंधित है। मुझे विवरण नहीं पता। वह बूढ़ा विवान शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस युवक को उसने अपमानित किया उसकी संभावना कितनी भयानक है। एक सिंगल लेवल आध्यात्मिक नस पूरे स्टार साम्राज्य को चौंका देने के लिए काफी है। उसकी असाधारण तलवारबाजी प्रतिभा का उल्लेख तो अलग। ऐसे मूर्ख शिक्षक के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि रॉयल अकादमी गिर रही है। ये सोचकर शक्ति सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि कल नामांकन मीटिंग में देव अपनी असली ताकत दिखाएगा तो विवान का चेहरा क्या होगा। यह सोचकर वाकई रोमांचक है, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल छोड़ने के बाद देव खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंतिम स्पर्ट किया। नामांकन मीटिंग कल है, इसलिए काव्या को हर मिनट और सेकंड का उपयोग करके अपनी ताकत जितना संभव हो सुधारनी होगी। देव ने बाकी 20 स्प्रिट कल्टीवेटिंग पिल्स निकाले और उन्हें रिफाइन और अवशोषित करना शुरू किया। जगजीत, काव्या और विश्वकर्मा, तुम सब जो मुझे नीचा दिखाते हो, कल मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा, इसलिए समय आने पर डर मत जाना। समय उड़ता है और पता नहीं चला, अगली सुबह हो गई। लाल सूरज क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठा और सुबह की रोशनी ने पूरे डार्क स्टार सिटी को ढक लिया। जैसे ही रोशनी हुई, पूरा डार्क स्टार सिटी बेचैन हो गया, क्योंकि आज 4 प्रमुख कॉलेजों के छात्र भर्ती का दिन है। 4 प्रमुख अकादमियां, तलवार पूछने वाली अकादमी, रॉयल अकादमी, रिवर अकादमी और ब्लू विंड अकादमी, स्टार साम्राज्य के ये 4 दैत्य अभ्यासकर्ताओं के सपनों की साधना की पवित्र जगहें हैं। जब तक तुम 4 प्रमुख अकादमियों में प्रवेश कर सकते हो, यह जैसे कार्प का ड्रैगन गेट पार करना है। न सिर्फ तुम्हारी स्थिति और पद ऊंचा हो जाएगा, बल्कि तुम्हें साधना के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। यही कारण है कि कई अभ्यासकर्ता भर्ती मेले में आते हैं। ज्यादातर अभ्यासकर्ताओं के लिए, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और एक मोड़ जो उनके जीवन को तय कर सकता है। सुबह जल्दी सिंधिया परिवार की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ उम्मीदवार थे जो नामांकन मीटिंग में भाग लेने आए थे, कुछ उत्साह बढ़ाने आए थे और कुछ तमाशा देखने आए थे। आज पूरा सिंधिया परिवार, या यहां तक कि पूरा डार्क स्टार सिटी पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त है और सभी महत्वपूर्ण लोग यहां इकट्ठा हो गए हैं। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे एक ग्रैंड स्टैंड बनाया गया था। 4 प्रमुख अकादमियों के मेंटर्स पहले से बैठे थे और उनके बगल में सिंधिया परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य थे। पास में एक और ग्रैंड स्टैंड था जहां डार्क स्टार सिटी की कुछ परिवार शक्तियां थीं। नामांकन शुरू होने से अभी एक अगरबत्ती बाकी है। स्टेज के नीचे हजारों उम्मीदवार कोशिश करने को उत्सुक थे, हाथ रगड़ रहे थे, उनका खून उबाल मार रहा था, नर्वस और उत्साहित। आखिर यह उनकी किस्मत बदलने का अवसर है। स्टैंड्स में योगराज ने नीचे भीड़ में चारों तरफ देखा, लेकिन देव को नहीं देख सका। वह थोड़ा चिंतित हो गया। समय लगभग हो गया, देव, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? पास में तीसरे एल्डर ने भौहें चढ़ाकर नाखुश कहा। राजीव अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह कल रात ज्यादा पी लिया? इस पल कमरे में देव ने अचानक आंखें खोलीं। उसने सांस की एक गंदी हवा बाहर निकाली। देव की आंखों में चमक चमकी और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आई। आत्मा एकत्रण क्षेत्र की छठी स्तर। आज मेरे लिए, देव के लिए, अपनी शर्म का बदला लेने का दिन है। देव ने मुट्ठियां कसीं, कमरे से बाहर भागा और सीधे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गया। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड जाने के रास्ते में अचानक पीछे से दूर से एक हंसी आई। तुम बेकार कचरे के टुकड़े! मुझे नहीं पता था कि तुम भी भर्ती मेले में भाग लोगे। यह कहने वाला राजीव था। कल रात सौरभ की 4 प्रमुख कॉलेजों में पहले प्रवेश की खुशी के लिए
सिंधिया परिवार के कई सदस्यों ने कुछ शराब पी। राजीव बड़ा पीने वाला था और बिना नोटिस के ज्यादा पी लिया, जिससे सुबह देर से उठा। उसे नहीं पता था कि देव भी इतनी देर से आएगा और दोनों रास्ते में मिल गए। कुछ समय पहले देव द्वारा सार्वजनिक अपमान को याद करके वह गंभीर रूप से घायल हुआ और बिस्तर पर लेटा और लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उसने इस हिसाब को हमेशा याद रखा और नामांकन मीटिंग खत्म होने के बाद बदला लेने की योजना बनाई थी। अब लगता है कि योजना आगे लाई जा सकती है। नामांकन मीटिंग की तैयारी के लिए राजीव के पिता ने परिवार के खजाने से बहुत सारी गोलियां चुराईं ताकि राजीव साधना के लिए इस्तेमाल करे। एक महीने में राजीव ने 30 ऊर्जा एकत्र पिल रिफाइन और अवशोषित की और उसका क्षेत्र आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 5वीं स्तर के मध्य चरण तक उठ गया। उसकी वर्तमान ताकत से वह निश्चित रूप से लिन दान को हरा सकता था। हालांकि देव ने राजीव की बातें सुनी ही नहीं। वह खुद आगे दौड़ता रहा, उसे गंभीरता से नहीं लेते हुए। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? राजीव ने आंखें संकरी कीं। उसका दिल अचानक गुस्से से भर गया और कुछ कदमों में लीन दान को पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा, देखो कैसे तुम नामांकन मीटिंग में भाग लोगे। राजीव ने भयानक हंसी ली, छलांग लगाई और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से मुट्ठी पर इकट्ठा हुई। अचानक लिन दान की तरफ मुक्का मारा। राजीव ने इस मुक्के में पूरी ताकत लगाई, मानते हुए कि यह एक मुक्का देव को अपंग बनाने के लिए काफी है। राजीव को खुद पर मुक्का मारते देखकर देव ने बिल्कुल हिला तक नहीं और आगे दौड़ता रहा, जैसे कुछ नोटिस किया ही नहीं। राजीव ने भौहें चढ़ाईं, महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, लेकिन इस पल उसकी मुट्ठी पहले से देव पर लग चुकी थी। धड़ाम! हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा मुट्ठी के केंद्र से फटी, लेकिन जैसे स्टील प्लेट से टकराई। पॉप के साथ ऊर्जा तुरंत फैल गई। क्या? राजीव ने चौंक कर आंखें फैलाईं, फिर उसका चेहरा अचानक मुड़ गया और मुट्ठी से तेज दर्द आया। आह! राजीव ने दयनीय चीख मारी और देव के शरीर से कई फीट दूर उछल गया। इस प्रक्रिया में देव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं हिलाई। यह दिखाता है कि दोनों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। राजीव उड़ गया और देव कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आगे दौड़ता रहा। शापित! राजीव कांपते हुए उठा, उसकी पूरी बांह हिल रही थी। देव की दूर जाती आकृति को देखकर आंखों में अनिच्छा की झलक आई, लेकिन इस अनिच्छा के पीछे ज्यादा डर था। वह आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 5वीं स्तर पर था, लेकिन उसकी पूरी ताकत का हमला देव के शरीर से अकेले रोक दिया गया। इसके अलावा देव ने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की। कल्पना करना मुश्किल है कि अगर देव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इस्तेमाल करता, उसके मजबूत शरीर के साथ वह एक मुक्के से उसे मार सकता था। सिर्फ 1 महीने में देव की ताकत इतने भयानक स्तर तक बढ़ गई। यह सोचकर राजीव ने अचानक भौहें चढ़ाईं, आंखें चमकीं और दिल में एक अस्पष्ट असुरक्षा महसूस की। आज की नामांकन मीटिंग शायद शांतिपूर्ण नहीं होने वाली। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड लोगों से भरी हुई थी। एक प्लेटफॉर्म पर एक अगरबत्ती है जो आधी से ज्यादा जल चुकी है। जब यह पूरी तरह जल जाएगी, प्रवेश परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस समय लगभग सभी उम्मीदवार आ चुके थे। डार्क स्टार सिटी के अलावा अन्य शहरों से भी कई युवा लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर लोगों की संख्या 2 से 3 हजार तक थी। देव, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? योगराज ने चिंता से देव की आकृति की तलाश की भौं चढ़ाकर। सभी, मुझे लगता है समय लगभग हो गया है। सभी यहां हैं, शुरू करते हैं। फिर विश्वकर्मा खड़ा हुआ, जमीन पर पैर रखा और एरिना पर उड़ गया। प्रिय उम्मीदवारों, कृपया शांत रहें। विश्वकर्मा ने हाथ हिलाया और हल्के से कहा। एक पल में पूरी ट्रेनिंग ग्राउंड शांत हो गई और सभी परीक्षार्थियों की नजरें विश्वकर्मा पर केंद्रित हो गईं। उनकी आंखें जलती उत्साह से भरी। आखिर वह 4 प्रमुख अकादमियों में से एक का मेंटर है। शहर के साधारण लोग शायद ही उसे देखने का अवसर पाते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। रुको! इस पल एक आकृति दौड़ती हुई आई। वह लिनदान था। देव को आते देखकर योगराज का दिल अंत में शांत हुआ। सौभाग्य से अगरबत्ती अभी तक नहीं जली,
इसलिए वह देर से नहीं माना गया। हालांकि इस पल विश्वकर्मा ने ठंडे से कहा, मूल्यांकन पहले से शुरू हो चुका है। तुम बिना कारण देर से हो और तुम्हारी योग्यता रद्द कर दी गई। क्यों? यह निष्पक्ष नहीं है। योगराज ने अचानक खड़े होकर चिल्लाया। विश्वकर्मा ने परवाह नहीं की और उदासीन कहा, मैं इस परीक्षा का परीक्षक हूं और परीक्षा से संबंधित सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार रखता हूं। देव बिना कारण देर से था और उसकी परीक्षा रद्द। रुको, मैं आ रहा हूं। अचानक दूर से एक और आकृति दौड़ती आई। राजीव एक हॉट व्हील पर सवार होकर इस तरफ बेतरतीब दौड़ रहा था। थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। जब उसने देखा कि कुछ अगरबत्ती अभी तक नहीं जली, राजीव ने राहत की सांस ली। आखिरकार पहुंच गए। यह देखकर देव ने अचानक राजीव की तरफ उंगली दिखाई और कहा, चूंकि मैं भाग नहीं ले सकता तो वह भी नहीं ले सकता। यह सुनकर तीसरे एल्डर का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, पेंग को भाग लेना चाहिए। तीसरे एल्डर ने पास के ग्रेट एल्डर की तरफ देखा और विनती की, ग्रेट एल्डर, तुम लोहित परिवार के रिश्तेदार हो, कृपया मदद करो। मूल्यांकन हर 3 साल में एक बार होता है। पेंग इसे मिस नहीं कर सकता। ग्रेट एल्डर ने थोड़ी भौं चढ़ाई। वास्तव में वह मदद नहीं करना चाहता था। हालांकि नामांकन मीटिंग खत्म होने पर उसे योगराज से निपटने के लिए तीसरे एल्डर की मदद चाहिए थी। ठीक है। ग्रेट एल्डर खड़ा हुआ और विश्वकर्मा की तरफ देखा। श्री विश्वकर्मा, अगरबत्ती अभी तक नहीं जली और राजीव देर से नहीं होना चाहता। कोई कारण जरूर है। कृपया दया करें और उसे जाने दें। इस समय शक्ति सिंह ने भी कहा, विश्वकर्मा, यह सिर्फ एक टेस्ट है। नियमों के अनुसार दोनों देर से नहीं है। अगर तुम जिद से मुश्किल करते हो तो मुझे डर है कि खबर फैलने पर तुम्हारी इज्जत जाएगी। यह सुनकर विश्वकर्मा ने आंखें संकरी कीं। ग्रेट एल्डर और शक्ति सिंह दोनों ने कहा, अगर वह अभी भी नहीं सुनता तो बहुत जिद्दी लगेगा। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि दूसरे जानबूझकर उसे शर्मिंदा करें। एक छोटी बात के लिए अपनी प्रतिष्ठा प्रभावित करना वाकई लायक नहीं। ठीक है, चूंकि अगरबत्ती नहीं जली, तुम दोनों को भाग लेने की अनुमति है, विश्वकर्मा ने हल्के से कहा, देव की तरफ ठंडे से देखते हुए। यह बेकार, भाग लेने दिया तो क्या होगा? यह सुनकर देव ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली और शक्ति सिंह की तरफ कृतज्ञता की झलक के साथ देखा। एपिसोड खत्म होता है और सब कुछ जारी रहता है। विश्वकर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा की। यह मूल्यांकन 3 राउंड में विभाजित है। पहला राउंड प्रारंभिक स्क्रीनिंग है, दूसरा रीटेस्ट आध्यात्मिक नस स्तर की जांच है और तीसरा राउंड युद्ध ताकत प्रतियोगिता है। पहले राउंड का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। मैं एक पल में अपनी आध्यात्मिक दबाव छोड़ूंगा। जो कोई एक चाय के कप में प्रतियोगिता स्टेज पर खड़ा रहेगा वह अगले राउंड में जाएगा। शब्दों के गिरते ही कई उम्मीदवारों के चेहरे जम गए और कोई हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। आखिर जो 4 प्रमुख अकादमियों के मेंटर बन सकते हैं वे सभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र से ऊपर हैं। भले ही छोड़ी गई आध्यात्मिक दबाव सिर्फ 10वां हिस्सा हो, यह उन्हें कड़ी मेहनत देगा। मूल्यांकन शुरू। उसके खत्म होते ही विश्वकर्मा वहां खड़ा रहा, जैसे कुछ कर नहीं रहा, लेकिन एक अदृश्य दबाव छोड़ा गया, स्टेज के नीचे 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों को ढकते हुए। इस दबाव को महसूस करके उम्मीदवारों के चेहरे बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़कर आध्यात्मिक दबाव का विरोध किया। कुछ उत्कृष्ट उम्मीदवार शांत रहे और आसानी से स्टेप बाय स्टेप प्रतियोगिता स्टेज पर चढ़ गए। पहले प्रभावित होने वाला स्वाभाविक रूप से बहुत प्रत्याशित काव्या था, उसके बाद सौरव और फिर बाकी। देव स्टेज पर जाने की जल्दी में नहीं था। आसपास बहुत लोग थे और बहुत भीड़ थी। वह योजना बना रहा था कि लोग फैल जाएं तब चले। आखिर पहले राउंड में रैंकिंग का कोई मतलब नहीं जब तक निर्दिष्ट समय में स्टेज पर चढ़ जाओ। पता नहीं चला, आधी चाय का कप बीत गया और 100 से ज्यादा उम्मीदवार पहले से प्रतियोगिता स्टेज पर चढ़ चुके थे। एक के बाद एक कुछ उम्मीदवार अनिच्छा से ऊपर गए, जबकि बाकी ज्यादातर उम्मीदवार संघर्ष कर रहे थे। ज्यादातर उम्मीदवार चाहे कितनी भी कोशिश करें, आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकते। परिणाम पहले से तय है।
दर्शकों में स्थिर देव को देखकर काव्या ने मुंह के कोने उठाए, उसके चेहरे पर तिरस्कार से भरा। बस इतना? तुम यहां खुद को अपमानित करने आए हो? पास खड़े सौरव ने भी देव को मजाकिया नजर से देखा। बेकार, चाहे कितनी कोशिश करो, फिर भी बेकार। देव के एक कदम न हिलते देख योगराज घबरा गया, भौं चढ़ाकर, देव। और इस पल देव हिला। आसपास के उम्मीदवार मूल रूप से हिल नहीं सकते थे, लेकिन देव आराम से लग रहा था, जैसे कोई प्रतिरोध नहीं। वह उनके बीच चलता गया और फिर प्रतियोगिता स्टेज पर छलांग लगा दी। यह देखकर उम्मीदवार सभी चौंक गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देव उनके जैसे हैं और आध्यात्मिक दबाव का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि देव बस भीड़ में निचोड़ना नहीं चाहता था। वास्तव में यह आध्यात्मिक दबाव उसे ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा था। देव को स्टेज पर आते देख विश्वकर्मा के चेहरे पर अजीब नजर चमकी और फिर मन में ठंडे से कहा, इस छोटी आध्यात्मिक दबाव का सामना करना कुछ नहीं साबित करता। मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी दूर जाओगे। काव्या और सौरव ने विश्वकर्मा की तरह ही सोचा। हालांकि पास के शक्ति सिंह और कई अन्य मेंटर्स ने कुछ संकेत नोटिस किए। जब देव स्टेज पर गया, उसने सीधे छलांग लगाई। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक दबाव का उस पर कम प्रभाव था। यहां तक कि काव्या और सौरभ शायद ऐसा न कर पाएं। इससे देखा जा सकता है कि देव की असली ताकत शायद काव्या और सौरभ से कम नहीं है। स्टैंड्स में योगराज ने माथे से पसीना पोंछा और अंत में राहत की सांस ली। जल्द ही समय हो गया और कुल 213 उम्मीदवार टेस्ट पास कर गए और बाकी अलग हो गए। एलिमिनेटेड उम्मीदवार उदास थे, आह भर रहे थे और कुछ तो रो पड़े। उन्होंने यह कीमती किस्मत बदलने का अवसर खो दिया और 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जीवन में कितने 3 साल होते हैं? मजबूत का जीवित रहना इस दुनिया का खेल का नियम है। ताकत के बिना सब व्यर्थ है। दूसरे राउंड का मूल्यांकन आध्यात्मिक नस ग्रेड की जांच करेगा। पृथ्वी ग्रेड से नीचे वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। यह सुनकर कुछ उम्मीदवारों के चेहरे बहुत बदल गए, स्पष्ट रूप से जानते हुए कि उनकी आध्यात्मिक नसों की गुणवत्ता मानक तक नहीं है। फिर विश्वकर्मा ने लापरवाही से हाथ हिलाया और एरिना के केंद्र में एक लोहे का खंभा खड़ा हो गया। मैंने देखा कि लोहे का खंभा लगभग 3 मीटर ऊंचा था। नीचे एक ग्रूव था, कुछ रून उकेरे हुए। रून के बीच में नीचे से ऊपर पारदर्शी क्रिस्टल वितरित थे। लोहे के खंभे के ग्रूव पर अपने हाथ रखो और अपनी क्यू इसमें डालो। क्रिस्टल जल उठेंगे। कुल 9 क्रिस्टल हैं जो मानव ग्रेड 3 से मानव ग्रेड 1 की रेंज दर्शाते हैं। जितने ज्यादा क्रिस्टल जलेंगे, ग्रेड उतनी ऊंची। मूल्यांकन शुरू। फिर उम्मीदवार कई पंक्तियों में लगे और क्रम में आगे टेस्ट के लिए गए। जल्द ही उम्मीदवारों की परीक्षाएं एक के बाद एक पूरी हुईं। पहले बैच के 30 से ज्यादा उम्मीदवारों में सिर्फ एक उम्मीदवार की आध्यात्मिक नस ग्रेड पृथ्वी स्तर से ऊपर थी, और वह सिर्फ पृथ्वी स्तर की पहली स्तर थी। यह कहना होगा कि पृथ्वी स्तर की आध्यात्मिक नस पूरे स्टार साम्राज्य में दुर्लभ है। शायद 10,000 में एक भी नहीं, लेकिन 10,000 में एक, और डार्क स्टार सिटी जैसे शहर में और भी दुर्लभ। आध्यात्मिक नस की ग्रेड काफी हद तक व्यक्ति के भविष्य के विकास की संभावना दर्शाती है और भविष्य में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से निकट संबंधित है। इसलिए मेंटर्स स्वाभाविक रूप से इस पर बहुत महत्व देते हैं। बेशक अपवाद हैं। कुछ लोग, हालांकि उनकी आध्यात्मिक नस कम ग्रेड की है, अन्य पहलुओं में मजबूत हैं, जैसे मजबूत मानसिक ताकत और मजबूत समझ। कड़ी मेहनत से वे अभी भी साम्राज्य में अलग दिख सकते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। अगला, सौरव। सौरव मुस्कान के साथ कतार से बाहर आया, अपने हाथ लोहे के खंभे पर रखे। बस क्यू बहते ही क्रिस्टल एक के बाद एक जले और अंत में रोशनी 4 आसन्न क्रिस्टलों पर रुक गई। पहली ग्रेड पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस योग्य, विश्वकर्मा ने हल्के से कहा। दर्शकों से विस्मय की आवाजें आईं और कई उम्मीदवारों ने सौरव की तरफ ईर्ष्या भरी नजरें डालीं। यह वाकई पहली ग्रेड पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस है। वह सिंधिया परिवार के दूसरे प्रतिभा के लायक है। मुझे कभी नहीं सोचा था कि काव्या के अलावा सिंधिया परिवार में सौरव जैसी प्रतिभा भी है।
क्या सिंधिया परिवार वाकई ऊपर उठने वाला है? मेरी राय में काव्या और सौरव दोनों को 4 प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश मिलना चाहिए। दर्शकों की चर्चाओं को सुनकर सौरव बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं दिखाया ताकि मेंटर के सामने खराब प्रभाव न छोड़े। कतार में वापस सौरव ने काव्या की तरफ खुशामद भरी नजर से देखा, लेकिन बाद वाले का चेहरा ठंडा था और उसने उसे देखा तक नहीं। सौरव थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर दूसरी तरफ देव की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। यह हारने वाला अब खुद और मेरे बीच के अंतर को जानता है। पता नहीं चला। आधा घंटा बीत गया और ज्यादातर उम्मीदवारों के टेस्ट खत्म हो गए। अंत में सिर्फ काव्या और लिनदान बाकी थे। हालांकि ज्यादातर लोगों का ध्यान काव्या पर था और कम ही लिनदान की तरफ देख रहे थे। डार्क स्टार सिटी की सबसे प्रतिभाशाली और गर्वित बेटी काव्या, देवी स्तर की आकृति, उन्हें क्या सरप्राइज देगी? कई लोग प्रत्याशा से देख रहे थे। देव, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भर्ती मीटिंग में आना सिर्फ खुद को शर्मिंदा करना है, काव्या ने ठंडे से कहा। सच? बाद में पता चलेगा, देव ने हल्के से कहा, उसके स्वर में कोई भावना नहीं। यह सुनकर काव्या ने ठंडे से कहा और तिरस्कार से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम डार्क स्टार सिटी के टॉप प्रतिभा थे? वह सिर्फ पहले था। अब तुम सिर्फ एक बेकार हो, मेरी नजर में एक चींटी से बदतर। तुम और मैं, एक ऊपर दूसरा नीचे, 2 अलग दुनिया के होने के लिए नियत हैं। काव्या की मजाक उड़ाने का सामना करके देव नाराज नहीं हुआ। वह उदासीन लग रहा था और कहा, सही है, तुम और मैं 2 अलग दुनिया के होने के लिए नियत हैं। जल्द ही तुम पता लगाओगी। मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी जिद कितनी देर रख सकते हो। ठीक है, मुझे तथ्यों से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारने दो। उसके बाद काव्या कतार छोड़कर लोहे के खंभे पर आई। इस पल काव्या सभी का ध्यान केंद्र थी। वह डार्क स्टार सिटी की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, एक आश्चर्यजनक सुंदरता और सिंधिया परिवार की युवा मालकिन। उसके पास कई ईर्ष्या करने योग्य आभा थे। वह एक देवी की तरह थी जो सभी से ऊंची थी, पहुंच से बाहर, और दर्शकों में कई युवाओं को उसे मोहित और उत्साही बना रही थी। इस पल देव का चेहरा ठंडा था और काव्या की तरफ देखते समय उसकी आंखें ठंडक से भरी थीं। अन्य की नजर में काव्या एक सुंदर देवी और उनकी सपनों की प्रेमिका है। देव की नजर में वह एक दुष्ट दिल वाली शैतान है। सभी की प्रत्याशा भरी नजरों के तहत काव्या ने लोहे के खंभे पर हाथ रखे। बस, एक के बाद एक क्रिस्टल जले, 3-4। उसने पहले से सौरव का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। इसका मतलब कि काव्या के पास कम से कम पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस है। तुरंत बाद एक और क्रिस्टल जल उठा, जिससे विस्मय की लहर दौड़ी। दूसरी ग्रेड पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस पूरे डार्क स्टार सिटी में 100 साल में एक बार दिख सकती है। ये लोगों को चौंकाने और उत्साहित कैसे न करे। ग्रेट एल्डर ने चौड़ी मुस्कान दी, सभी की अभिव्यक्तियों को संतुष्टि से देखते हुए। उसे पता था कि यह अंत नहीं है। बस, एक और क्रिस्टल जल उठा, पृथ्वी स्तर 3। इस बिंदु पर भीड़ उबाल मार रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, उनके चेहरे पर उत्साह स्पष्ट। तीसरी ग्रेड पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस, यह बहुत राक्षसी है। काव्या निश्चित रूप से डार्क स्टार सिटी के इतिहास की सबसे मजबूत प्रतिभा है। डार्क स्टार सिटी के टॉप प्रतिभा के लायक काव्या नाम के लायक है। उसकी पृथ्वी स्तर तीसरी ग्रेड आध्यात्मिक नस 4 प्रमुख अकादमियों में भी काफी अच्छी है। लगता है काव्या आज इस नामांकन मीटिंग में सबसे चमकीली सितारा बनने वाली है। वह वाकई मेरी देवी है। आह! दर्शक उत्साही थे और काव्या का नाम चिल्लाते रहे। स्टेज पर विश्वकर्मा ने भी संतुष्ट मुस्कान दिखाई और थोड़ा सिर हिलाया। ऐसी सुंदर लड़की उनके लोहित परिवार के युवा मास्टर के लायक थी। अन्य कॉलेजों के मेंटर्स शक्ति सिंह को छोड़कर सभी के चेहरे पर उत्साहित अभिव्यक्तियां थीं, सोचते हुए कि उन्हें काव्या को अपनी कॉलेज में भर्ती करना चाहिए, चाहे कुछ भी कीमत हो। काव्या लोहे के खंभे से हटी, कतार में वापस आई और जानबूझकर तिरस्कार से देव की तरफ देखा। तो यह तुम और मेरे बीच का अंतर है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, काव्या ने चुनौती दी, उम्मीद करते हुए कि देव के चेहरे पर अकेलापन और गुस्सा देखे। हालांकि
देव पहले की तरह शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और बस टीम से बाहर चला गया। इस पल सभी अभी भी उत्साह में थे। काव्या ने जो सदमा दिया था उसमें डूबे, और किसी ने लिनदान की परवाह नहीं की। विश्वकर्मा ने देव की तरफ देखा, जिसमें अविभाजित तिरस्कार आंखों में था। उसकी नजर अनदेखी करके देव लोहे के खंभे पर चला गया और उस पर हाथ रखे। ऊर्जा नस में इंजेक्ट। बस एक क्रिस्टल जल उठा। मानव ग्रेड 3। हम्फ, यह कचरा, सौरव ने तिरस्कार से कहा। तुरंत बाद 2 क्रिस्टल एक के बाद एक जले। मानव ग्रेड 5। सौरव थोड़ा चौंका। उसे नहीं पता था कि 3 साल बीत गए और देव की आध्यात्मिक नस कमजोर हो रही थी, लेकिन अब यह मानव ग्रेड 5 पर बनाए रख सकती है। बस इतना? काव्या ने मुंह के कोने उठाए, उसके चेहरे पर मजाक से भरा। बस एक और क्रिस्टल जल उठा। 4 क्रिस्टल पहले से जल चुके हैं, जो दर्शाता है कि मिंग लिनदेव की आध्यात्मिक नस पृथ्वी स्तर से ऊपर है। इस समय दर्शकों में से कुछ ने प्रतिक्रिया दी और टिएजू पर करीब से ध्यान दिया। उनके चेहरे पर सरप्राइज की झलक। क्या देव पहले से अपंग नहीं है? वह पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस कैसे रख सकता है? आसपास की चर्चाओं को सुनकर सभी का ध्यान धीरे धीरे स्टेज पर खींचा गया। इस पल योगराज ने हाथ कसे, उसकी हथेलियां पसीने से भरी और घबराहट से लोहे के खंभे को घूरा। उसका दिल गले में अटका। बस एक और क्रिस्टल जल उठा। सभी ने विस्मय से चिल्लाया, लेकिन इस पल ब्रश 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 4 क्रिस्टल लगातार जले। लेवल आध्यात्मिक नस। पूरे जगह मृत सन्नाटा। सभी लोहे के खंभे को घूर रहे थे। लोहे के खंभे के टॉप पर जले क्रिस्टल को देखकर उनकी आंखें फैली, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे। एक पल बाद किसी ने अंत में प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, यह लेवल 1 आध्यात्मिक नस है। देव की लेवल 1 आध्यात्मिक नस अभी भी है। एक पल में दर्शक उबाल मार रहे थे, जैसे उबलता पानी का बर्तन। काव्या से पहले की हलचल से भी जोरदार। शापित, ये लड़का वाकई। सौरव ने दांत पीसे और मुट्ठियां कसी। फिर आंखों में ठंडी चमक चमकी और मन में ठंडे से कहा, लेवल आध्यात्मिक नस होने से क्या? युद्ध शक्ति आधार है, वरना यह सिर्फ बेकार नस होगी। काव्या का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर कुछ सोचकर उसके मुंह के कोने थोड़े उठे। लगता है उसने पिछली बार उसकी नस ऊर्जा पूरी नहीं अवशोषित की, इसलिए अभी भी थोड़ी नस ऊर्जा बाकी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आध्यात्मिक नस की ग्रेड महत्वपूर्ण है, लेकिन नाड़ी ऊर्जा आत्मा है। बिना नाड़ी ऊर्जा वाली आध्यात्मिक नस, या सिर्फ थोड़ी नाड़ी ऊर्जा वाली, सिर्फ बेकार नस हो सकती है, एक खाली खोल और वास्तव में कोई उपयोग नहीं। यह सोचकर काव्या ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली और उसका चेहरा ठंडे और घमंडी राज्य में वापस आ गया। स्पष्ट रूप से सिर्फ काव्या नहीं सोच रही थी, बल्कि स्टेज पर विश्वकर्मा और कई अन्य मेंटर्स भी यही सोच रहे थे। अफसोस, यह लेवल 1 आध्यात्मिक नस है। अगर यह पूर्ण होती तो बेहतर होता। रिवर कॉलेज के मेंटर जोरावर ने आह भरी। यहां तक कि 4 प्रमुख अकादमियों में सुपर लेवल आध्यात्मिक नस वाला शिष्य हर कुछ 100 साल में एक बार दिखता है। इसलिए बहुत ऊंची नजर वाले मेंटर्स भी सुपर लेवल आध्यात्मिक नस को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी देव की स्थिति जानते थे। यह लेवल की आध्यात्मिक नस सिर्फ एक खाली खोल थी और साधना में कोई मदद नहीं। कई मेंटर्स ने आह भरी, लेकिन सिर्फ शक्ति सिंह ने खेलते हुए मुस्कुराया। सच्चाई ऐसी नहीं थी, लेकिन यह लड़का वाकई धैर्यवान था कि अपनी ताकत अब तक छिपा सका। देव कतार में वापस आया। इस समय कई उम्मीदवार उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे एक राक्षस को देख रहे हों। किसी ने नोटिस नहीं किया कि जब 9वां क्रिस्टल जला, एरिना के नीचे काले लबादे में एक आदमी ने होठों को थोड़ा मुस्कुराते हुए मोड़ा। यह वाकई सुपर आध्यात्मिक नस है, यह सौदा लायक है। प्रतियोगिता स्टेज पर विश्वकर्मा ने कहा, पृथ्वी स्तर आध्यात्मिक नस या ऊपर वाले 4 लोग हैं। वे जोड़ों में लड़ेंगे। बाकी 2 लोग 4 प्रमुख अकादमियों में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरे राउंड का मूल्यांकन द्वंद्व युद्ध के रूप में होगा। बचे 4 लोगों में से सिर्फ 2 ही 4 प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश कर पाएंगे। सौरव ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है काव्या और मैं ही 4 प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश करने वाले हैं।
2 जगहें काव्या और मेरी हैं। मैचअप लॉट ड्राइंग से होगा। जल्द ही ड्राइंग खत्म हो गई। पहला मैच देव और सौरव के बीच था। लगता है मैं भाग्यशाली हूं। अपने हाथ में साइनेचर नंबर को देखकर सौरव ने ठंडे से हंसा और देव की तरफ देखा। आंखों में अचानक हत्या की नीयत चमकी। पिछली बार तुम्हारे गोद लिए पिता ने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दयनीय मौत दूंगा, सौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। छलांग लगाई और एरिना पर कूद गया। देव शांत और स्वाभाविक रूप से स्टेज पर चला और सौरव से हत्या की आभा महसूस की। रेफरी, मेरे पास एक सवाल है, देव ने अचानक कहा। सौरव ने भौहें चढ़ाईं। यह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह हार मानना चाहता है? सही है, वह जरूर डर गया है कि मैं उसे मार दूंगा। विश्वकर्मा ने उदासीन कहा। अगर प्रतियोगिता के दौरान मैं गलती से अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दूं, तो क्या वह उल्लंघन माना जाएगा? देव ने पूछा। यह सुनकर सौरव ने ठंडे से कहा और तिरस्कार से कहा, कायर, अगर प्रतियोगिता करने की हिम्मत नहीं तो बाहर निकलो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। स्पष्ट रूप से सौरव महसूस कर रहा था कि देव ने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह डर गया था कि वह बहुत कठोर होगा। मुट्ठियां और पैरों की कोई आंखें नहीं होतीं और जीवन और मौत की परवाह नहीं। विश्वकर्मा ने ठंडे से कहा, फिर सौरव की तरफ देखा। सौरव तुरंत समझ गया कि विश्वकर्मा का मतलब क्या है। स्पष्ट था कि वह उसे पूरी ताकत से लड़ने को कह रहा था, भले ही देव को मारना पड़े। यह सुनकर योगराज का चेहरा बदल गया। वह खड़ा होने वाला था और कुछ कहने वाला था जब पास का दूसरा एल्डर ने अचानक ठंडे से हंसा। क्या पैट्रियार्क, खेल नहीं खेल सकते? एक बार लड़ाई स्टेज पर कदम रखने पर संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है। यहां सिर्फ तुम्हारा अंतिम फैसला नहीं है। सही है पैट्रियार्क, अगर तुम डरते हो कि देव घायल हो जाएगा तो उसे हार मानने दो, लेकिन फिर भी वह सिर्फ एक बेकार है। अगर मर गया तो मर गया, सिर्फ एक बेकार जीवन। ग्रेट एल्डर ने ठंडे से हंसा। क्या? योगराज क्रोधित था और हमला करने वाला था जब शक्ति सिंह ने अचानक कहा, मास्टर लिन, कृपया गुस्सा मत करो, देव शायद ना हारें। योगराज ने शक्ति सिंह की तरफ देखा, चौंक कर, समझ नहीं पा रहा कि शक्ति सिंह को अपना आत्मविश्वास कहां से मिला। लेकिन इस स्थिति में वह सिर्फ बैठकर देख सकता था। उसे देव का स्वभाव बहुत अच्छे से पता था और वह कभी हार नहीं मानेगा। अब वह बस उम्मीद कर रहा था कि चमत्कार हो। योगराज ने सोचा कि अगर सौरव वाकई उसे मारना चाहे तो वह निश्चित रूप से लिन दान की रक्षा करेगा। उसे थोड़ा पता था कि पास खड़े एल्डर्स पहले से जानते थे कि योगराज क्या सोच रहा है। एक बार योगराज कार्रवाई करता, वे तुरंत रोकेंगे। तब तक देव निश्चित रूप से मर जाएगा। एरिना के नीचे दर्शक चर्चा कर रहे थे। लगता है काव्या की तरह सौरव 4 प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश के लिए निश्चित है। एक सिंधिया परिवार का दूसरा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है और दूसरा एक बेकार। बेशक कोई तुलना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। पहला राउंड पास करना ही साबित करता है कि देव में अभी भी क्षमता है, लेकिन क्या वह सौरव को हरा सकता है? अज्ञात है। भीड़ में राजीव का चेहरा गंभीर था और आंखें चिंता से सौरव को देख रही थीं। मुझे डर है कि कोई नहीं जानता कि देव का शरीर कितना मजबूत है। राजीव इससे अच्छे से वाकिफ है। यह सोचकर राजीव ने अचानक दिल में एक अपशकुन महसूस किया। जब उसने देव का शांत चेहरा देखा, यह भावना और मजबूत हो गई। नहीं नहीं, देव निश्चित रूप से भाई ये का मुकाबला नहीं है। राजीव ने सिर हिलाया और खुद को चेतावनी दी। योगराज दर्शकों में खड़ा था, मुट्ठियां कसी, देव को घूरते हुए। भाई देव, तुम जरूर जारी रखो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। द्वंद्व शुरू हुआ और सभी की नजरें एरिना पर केंद्रित हो गईं। आसपास बेहद शांत था। देव, तुम्हारा दुर्भाग्य कि मुझे से द्वंद्व में पड़े। सौरव ने ठंडे से मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि इस समय देव पहले से उसके सामने आ चुका था। कितनी तेज गति! यह सौरव की पहली भावना थी, लेकिन उसे चौंकने का समय नहीं था और जल्दी से दोनों हाथ क्रॉस करके सामने रखे। धड़ाम! देव ने सौरव की दोनों कोहनियों पर मुक्का मारा और मुट्ठियों से शक्तिशाली बल फटा। कितनी मजबूत ताकत! सौरव ने चौंक कर विस्मय से कहा।
उसे कोहनियों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे स्टील प्लेट से टकराया हो। उसका शरीर जल्दी पीछे हटा और जमीन पर 10 मीटर से ज्यादा फिसला, तब रुका। शापित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अचानक हमला करने की? सौरव ने गुस्से से कहा। उसे नहीं पता था कि वह एक कचरे से हार जाएगा, लेकिन इस पल देव फिर सौरव के पास आ गया। कमीने! सौरव क्रोधित था। उसने पैर थपथपाया और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बांध टूटने जैसे बाहर निकली। उसके कपड़े सरसरा रहे थे और आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 7वीं स्तर की ताकत पूरी तरह प्रकट हुई। दूर हटो! सौरव ने गरज कर कहा, और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी मुट्ठी पर इकट्ठा हुई, एक हल्की मुट्ठी की रोशनी बनाई। मुक्का गरजते हुए बाहर निकला और आसपास की हवा जल्दी फैल गई। सौरव ने इस मुक्के में पूरी ताकत लगाई, एक झटके में लिनदान को अपंग बनाने का इरादा रखते हुए। उसी समय देव का मुक्का भी बाहर निकला और 2 मुट्ठियां अचानक टकराईं। धड़ाम! 2 आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं मुट्ठियों से फटीं और एक दूसरे से हिंसक टकराईं। हालांकि गतिरोध एक सांस से कम चला, इससे पहले कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फैल गई। क्या? सौरव ने चौंक कर आंखें फैलाईं। उसे देव के मुक्के पर नदी जैसे भयानक बल महसूस हुआ, लेकिन पीछे हटने में देर हो चुकी थी। आह! क्रैक! हड्डियां टूटने की आवाज सुनी गई, उंगलियों से शुरू होकर कंधे तक। सौरव की बांह की सभी हड्डियां टूट गईं, बांह के कपड़े अचानक फट गए और रक्तवाहिकाएं फट गईं। सौरव टूटी पतंग जैसे पीछे उड़ा और स्टेज पर जोर से गिरा। पूरे दर्शकों से सांसें रोके जाने की आवाजों की श्रृंखला आई और पोडियम पर दूसरा एल्डर का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 7वीं स्तर पर सौरव देव के एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा देव ने इस मुक्के में जानबूझकर अपनी ताकत रोकी थी, सिर्फ 50% ताकत इस्तेमाल की। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह एक मुक्के से सौरव को टेबल से बाहर गिराता तो इसका मतलब सौरव की सीधी हार होती। इस मामले में देव सौरव पर और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब सौरव जमीन पर लेटा, अपनी खूनी बांह को देखकर आंखें भय से भरी। यह कैसे संभव है? इस पल देव पहले से सौरव के पास आ चुका था और उसके सीने पर पैर रखा, जैसे पहले राजीव के सीने पर रखा था। पफ! सौरव ने मुंह से खून उगला, उसका चेहरा बेहद फीका पड़ गया। उसने देव को घूरा, आंखें नफरत से भरी। पा! एक कुरकुरी थप्पड़ की आवाज आई और सौरव के चेहरे पर लाल हाथ का निशान दिखा। सौरव क्रोधित था और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? थप थप थप! लगातार कई थप्पड़ों के बाद सौरव को स्वर के सिर में पीट दिया गया। तुम मुझे अभी बेकार कह रहे थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सुन नहीं सकता? मैंने तुम्हें लंबे समय से सहा है। देव ने ठंडे से कहा। तुम एक बेकार हो। देव ने ठंडे से हंसा। देव द्वारा अपमानित होने पर सौरव क्रोधित था और कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो, भूत बनकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देव ने सिर हिलाया और अगले पल उसने सीधे सौरव के ऊर्जा केंद्र पर पैर रखा। आह! सौरव ने स्वर काटे जाने जैसे चीख मारी। उसकी आंखें अचानक उबल आईं, रक्तस्राव, और चेहरा दर्द से मुड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऊर्जा केंद्र नष्ट करने की? आह! सौरव ने पागलपन से चिल्लाया। अगर ऊर्जा केंद्र नष्ट हो जाता है तो यह अपंग बनने के बराबर है, क्योंकि आध्यात्मिक नस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऊर्जा केंद्र में है। अगर ऊर्जा केंद्र नष्ट हो, पूरी आध्यात्मिक नस अपनी कार्यक्षमता खो देगी। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरे एल्डर की आंखें खून से लाल हो गईं और वह हमला करने वाला था, लेकिन इस पल एक आकृति ने अचानक उसका रास्ता रोका। मोहित! तुम ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, मोहित ने ठंडे से कहा, धीरे से तलवार की म्यान सहलाते हुए। दूसरे एल्डर, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए जो तुमने कहा, एक बार एरिना पर कदम रखने पर खेल के नियमों का पालन करना पड़ता है? योगराज ने ठंडे से कहा। उसे सौरव के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर देव स्टेज पर लेटा होता, सौरव निश्चित रूप से नहीं रुकता। दूसरे एल्डर, बैठ जाओ और खेल के नियमों का पालन करो, ब्लू विंड अकादमी के मेंटर ने कहा। दूसरे एल्डर का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उसे दबाना पड़ा। उसने मुट्ठियां कसीं और स्टेज पर देव को घूरा। अगर नजरें मार सकतीं
देव 100 बार मर चुका होता। अब तुम बेकार हो। देव ने ठंडे से मुस्कुराया और फिर सौरव को एरिना से बाहर किक मार दी। सौरव जमीन पर गिरा। एक पल के लिए तथ्य स्वीकार न कर पाने से वह इतना गुस्से में आया कि खून उगल कर बेहोश हो गया। अच्छा लड़का, तुम पूरे समय अपनी ताकत छिपा रहे थे, यहां तक कि मैं भी नहीं देख सका। योगराज उत्साह से खड़ा हुआ। उसका चेहरा उत्साह से भरा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर का चेहरा गंभीर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि देव के पास ऐसी युद्ध शक्ति क्यों है कि वह एक मुक्के से सौरव को गंभीर घायल कर सके। ऐसी ताकत से वह शायद काव्या से कम नहीं। इस पल काव्या का चेहरा भी थोड़ा जम गया और फिर उसने ठंडे से कहा, तो यह तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? लेकिन अगर यही तुम्हारी ताकत है तो मुझे डर है कि काफी नहीं। वह सौरव की ताकत से बहुत वाकिफ थी। हालांकि वह आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 7वीं स्तर पर था, यह ज्यादातर गोलियों से जमा किया गया था। उसकी नींव कमजोर थी और वास्तविक युद्ध शक्ति सबसे ज्यादा आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 6ठी स्तर की पीक थी। लेकिन वह अलग थी। उसने कड़ी मेहनत से आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 8वीं स्तर तक पहुंची थी और उसकी आध्यात्मिक नसग्रेड सौरव से ऊंची थी। इसलिए सौरव को हराना कुछ साबित नहीं करता। अगर देव उससे सामना करता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। एरिना के नीचे सभी अभी भी सदमे में थे। महान भाई देव! योगराज ने उत्साह से मुट्ठी लहराई। वह प्रतिभा जो पहले डार्क स्टार सिटी को चौंका चुकी थी, अंत में वापस आ गई। दूसरी तरफ राजीव का चेहरा बेहद बदसूरत था, जैसा उसने प्रत्याशा की थी। सौरव हार गया और वह कुचल कर हार, बेहद दयनीय। एरिना पर विश्वकर्मा ने देव की तरफ ठंडे से देखा। उसे नहीं पता था कि यह लड़का गुप्त रूप से अपनी ताकत छिपा रहा था। यह वाकई उसकी प्रत्याशा से परे था। लेकिन तो क्या, जल्द ही वह ज्यादा दिनों तक नहीं जिएगा। अगला मैच काव्या और चैंग गैंग के बीच है। इस गेम में काव्या ने लगभग अभिभूत लाभ से जल्दी जीत हासिल की। नतीजे के रूप में 4 में से देव और काव्या आगे बढ़े और 4 प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश की योग्यता प्राप्त की। तार्किक रूप से अब यहां पहुंचकर और जगह प्राप्त करके आगे प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। हालांकि देव स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोच रहा था। ठीक जब विश्वकर्मा परिणाम की घोषणा करने वाला था, उसने अचानक एरिना पर छलांग लगाई और काव्या की तरफ उंगली दिखाई। काव्या, मैं देव तुम्हें चुनौती देता हूं। दृश्य अचानक बेहद शांत हो गया। चाहे एरिना के नीचे दर्शक हों या स्टेज पर मेंटर्स और एल्डर्स, सभी स्तब्ध लग रहे थे। उन्होंने कभी प्रत्याशा नहीं की थी कि देव ऐसा कुछ करेगा। विश्वकर्मा का चेहरा गंभीर था जब उसने गहरी आवाज में कहा, नियमों के अनुसार प्रतियोगिता की जरूरत नहीं, मैं स्वीकार करती हूं। इस समय काव्या लड़ाई स्टेज पर कूद गई और लिन दान की तरफ ठंडे से देखा। वह सभी के सामने व्यक्तिगत रूप से देव की गरिमा और आत्मविश्वास को तोड़ना चाहती थी और उसे स्पष्ट देखने देना चाहती थी कि उसके और उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। विश्वकर्मा ने भौहें चढ़ाईं और काव्या के दृढ़ चेहरे को देखकर कुछ नहीं कहा और एरिना से नीचे चला गया। काव्या की ताकत से देव को हराना आसान होगा। विश्वकर्मा ने सोचा, ठीक है, योजना को थोड़ी देर टालना ठीक है। देव, योगराज ने एरिना पर देव को दृढ़ चेहरे के साथ देखा। हालांकि मुझे नहीं पता तुम यह क्यों कर रहे हो। तुम्हारा गॉडफादर हमेशा तुम्हारा समर्थन करेगा। एरिना के नीचे काले लबादे वाले आदमी ने होंठ थोड़े उठाए और कहा, शो शुरू होने वाला है। एरिना पर काव्या और देव एक तरफ खड़े थे। किसी ने प्रत्याशा नहीं की कि 4 प्रमुख कॉलेजों की जगह तय हो चुकी हैं। फिर भी देव काव्या को चुनौती देगा। किसी को उनके बीच की दुश्मनी क्या है पता नहीं। हालांकि मौजूद दर्शकों के लिए प्रतिभाओं के बीच एक और द्वंद्व युद्ध देखना खुशी की बात है। तुम दोनों में से कौन जीतेगा सोचते हो? क्या जरूरत है? बेशक मेरी देवी, सिस्टर काव्या, डार्क स्टार सिटी की नंबर 1 प्रतिभा की उपाधि मजाक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं। देव ने सौरव को आसानी से हराया, यह उसकी ताकत साबित करता है। मेरी राय में दोनों की ताकत लगभग बराबर है। हां, तुम देव को ज्यादा महत्व देते हो। 1 दर्जन सौरभ भी सिस्टर काव्या के मुकाबले नहीं। भले देव सौरव को हरा दे, इसका क्या मतलब?
वह सिस्टर काव्या से जरूर हारेगा। पोडियम पर कई मेंटर्स कम आवाज में चर्चा कर रहे थे। यह देव वाकई अच्छाई नहीं जानता, जोरावर ने होंठ काटते हुए कहा। जगह मिल गई तो काफी नहीं, ये क्यों खींच रहा है? क्या वह सच में सोचता है कि उसके पास काव्या को हराने का मौका है? पास में ब्लू विंड अकादमी के वेईवूजी ने आंखें संकरी कीं और फुसफुसाया, ऐसा जरूरी नहीं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? पहली परीक्षा राउंड से अब तक देव बहुत शांत रहा है, और वह निश्चित रूप से नाटक नहीं, यह असली आत्मविश्वास है। सिर्फ निरपेक्ष ताकत वाले ही ऐसा आत्मविश्वास रख सकते हैं। यह सुनकर जोरावर की आंखें थोड़ी चमकीं और उसे अचानक याद आया कि पहले राउंड में देव ने सभी के प्रतिकूल होने के बावजूद ऊंचे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई। दूसरे राउंड में उसने सुपर लेवल आध्यात्मिक नस का पता लगाया, सभी को चौंका दिया। और तीसरे राउंड में उसने अप्रत्याशित रूप से सौरव को हराया। कुंजी यह कि देव ने ये तीनों काम आसानी से किए। यह सोचकर जोरावर की आंखें कई बार चमकीं। उसने स्टेज पर उदासीन अभिव्यक्ति वाले देव को देखा और बड़बड़ाया, क्या वह वाकई निश्चित है? लड़ाई एरिना पर देव का चेहरा उदासीन था। जब वह काव्या की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ अंतहीन ठंडक। 1 महीने पहले की उस रात को याद करके जब काव्या ने उसकी नस ऊर्जा छीन ली, काव्या की ठंडी आंखें और मजाक उड़ाने वाले शब्द। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे लायक हो? तुम सिर्फ एक कचरा हो। अगर तुम्हारी नस को उकसाने के उद्देश्य के लिए नहीं, मैं तुमसे परेशान नहीं होती। मेरी काव्या की सीढ़ी बनना तुम्हारा सम्मान है। हर शब्द कान में गूंजते हुए देव मदद नहीं कर सका, लेकिन मुट्ठियां कस लीं और आंखों में ठंडक और मजबूत हो गई। तुम मुझे बदला लेने के लिए चुनौती दे रहे हो, है ना? काव्या ने ठंडे से हंसा। लेकिन तुम सिर्फ अपमान मांग रहे हो। इस जीवन में तुम कभी पलट नहीं सकते। तुम मेरे पैरों तले कुचले जाने के लिए नियत हो। तुम बहुत बकवास कर रही हो, देव ने ठंडे से कहा, काव्या की तरफ उंगली दिखाते हुए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी आत्ममुग्ध मत बनो, वरना बाद में मुंह पर बुरा थप्पड़ लगेगा। यह सुनकर काव्या ने कहा और हंसी, सच? तुम जिद्दी गधे तथ्यों का सामना क्यों नहीं करते? ठीक है, मुझे तुम्हें जगाने दो। मैं अभी भी कहती हूं कि इस जीवन में तुम मेरे द्वारा कुचले जाने के लिए नियत हो। जैसे ही खत्म किया, काव्या ने पैर हिलाए और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पैरों में डाली और तुरंत देव के सामने पहुंच गई। स्पिरिट ब्रेकिंग पाम! एक नाजुक चीख के साथ काव्या एक फुर्तीली उड़ती निगल की तरह छलांग लगाई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली में इकट्ठा हुई, एक हल्की रोशनी बनाई। तुरंत काव्या ने हथेली से थप्पड़ मारा। हथेली नष्ट होने से पहले एक शक्तिशाली आभा ने पूरे एरिना को स्वीप कर लिया और देव के पैरों के नीचे टेबल पर दरारें दिखीं। देव ने अचानक पैर थपथपाया और कुछ फीट के अंदर जमीन अचानक टूट गई। उससे एक बेहद शक्तिशाली आभा फटी, जो पहले से कहीं मजबूत थी। इस बार देव ने 80% ताकत इस्तेमाल की। मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक नस से नदी के बांध टूटने जैसे बाहर निकली और तुरंत देव की मुट्ठी पर इकट्ठा हुई। देव से अचानक उभरी आभा को महसूस करके काव्या का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि सौरव से लड़ते समय देव ने लगभग पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। जो उसे चौंकाया वह कि देव की आभा अब सौरव को पीटते समय से बहुत मजबूत थी। तो क्या? काव्या ने ठंडे से चिल्लाया, जैसे देव को, लेकिन खुद को भी। मैं डार्क स्टार सिटी की नंबर 1 प्रतिभा हूं। कोई मेरे मुकाबले नहीं कर सकता और तुम अपवाद नहीं हो। शब्दों के गिरते ही एक मुट्ठी और हथेली अचानक मिली। अगले पल 2 हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक दूसरे से तुरंत टकराईं। धड़ाम! आध्यात्मिक ऊर्जा उभरी और फैली, तुरंत पूरे एरिना को स्वीप करके, और फिर सभी दिशाओं में फैल गई। इस शक्तिशाली आभा की तबाही के तहत आसपास के दर्शक एक के बाद एक पीछे हटे, डरते हुए कि प्रभावित होंगे। स्नैप! शक्तिशाली दबाव के तहत एरिना पर दरारें मकड़ी के जाले जैसे फैल गईं। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ एक आकृति अचानक पीछे उड़ी और स्टेज पर दर्जनों कदम पीछे हटकर शरीर स्थिर किया। वह काव्या थी। दूसरी तरफ देव सिर्फ 3 कदम पीछे हटा और दृढ़ खड़ा रहा।
दृश्य इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज सुनाई देती। किसी ने प्रत्याशा नहीं की थी कि इस पहले राउंड में काव्या नुकसान में होगी। बस इतना, देव ने काव्या की तरफ ठंडे से देखा। डार्क स्टार सिटी की नंबर 1 प्रतिभा, क्या तुम मुझे अपने पैरों तले कुचलने की योजना बना रही हो? काव्या क्रोधित थी और होंठ काटा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। जैसे ही खत्म किया, काव्या के शरीर से अचानक एक मजबूत आभा फटी और उभरती गति ने स्वीप करके पूरे एरिना को हिला दिया। इस पल काव्या ने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाई और आत्मा एकत्रण क्षेत्र की 8वीं स्तर की ताकत पूरी तरह प्रदर्शित हुई। सिस्टर काव्या के लायक इतनी मजबूत आभा, दर्शकों में कई लोगों ने विस्मय से कहा। यहां तक कि पोडियम पर मेंटर्स ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। इतना युवा, फिर भी ऐसी ताकत, अगर प्रशिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य होगा। देव, मैंने कहा था कि तुम मेरे द्वारा कुचले जाने के लिए नियत हो। अब मैं तुम्हें तुम और मेरे बीच का अंतर दिखाने दूंगी। एक ठंडी आवाज पूरे एरिना में गूंजी और फिर काव्या की आंखों में ठंडी चमक चमकी। उसने कदम बढ़ाया और बिजली जैसे देव के सामने आई। स्प्रिट ब्रेकिंग पाम। काव्या ने नाजुक चीख मारी और हाथ उठाया। तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत हथेली में इकट्ठा हुई, एक चमकीली रोशनी की गेंद बनाई। दूर से देखने पर ही कोई रोशनी में निहित शक्ति महसूस कर सकता था, लेकिन इस समय देव शांत रहा। पैर थपथपाया और जमीन टूटते ही आसपास की आभा फिर उभरी। इस बार देव ने पूरी ताकत इस्तेमाल की।